1933 में एक ऐसा गाना रिलीज़ हुआ जिसने पूरे के पूरे हंगरी कंट्री में तबाही मचा कर रख दी। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूमी संडे। ग्लूमी संडे ये एक कर्ज सॉन्ग है एंड ऐसा कहा जाता है कि इस गाने को सुनने के बाद लगभग 15,000 लोगों ने अपनी जान ले ली थी। भाई इस गाने को सुनने के बाद एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों ने अपनी जान ले ली। क्या आपको पता है कि एक ऐसा कर्ज सॉन्ग है जिसे सुनने के बाद लोगों का मानना है कि करीब 15,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। एक सॉन्ग ऐसे भी था जिसे सुनकर लोग अपनी जान देने लगे। 1933 में हंगरी के सिंगर रेजो सोरेस ने ग्लूमी संडे के नाम से एक गमगीन गाना लिखा जो उसकी महबूबा की जुदाई पर था। इस गाने ने लोगों के दिमाग पर ऐसा कंट्रोल किया कि जो भी इसे सुनता वो अपनी जान ले लेता। ये सिलसिला चलते चलते जब 1500 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान ले ली तो मजबूरन BBC जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी इस गाने को मजबूरन बैन करना पड़ा। लेकिन क्या सच में इस गाने ने इतने लोगों की जान ली थी, और अगर ली भी थी तो कैसे? इस गाने की सच्चाई के साथ साथ आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपका बहुत से यूट्यूबर पर से यकीन उठने वाला है। तो कितनी सच्चाई है इस गाने के पीछे और क्यों इसे सुन लोग अपनी जान ले रहे थे? लेट्स डिकोड विद इंसिडेंट्स इनसाइड। तो इस गाने को बनाने वाले का नाम था रेजो शीरस, जो हंगरी के रहने वाले थे। पेशे से वो एक पियानिस्ट थे, लेकिन अभी शीरस एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन थे। ना ही उनका ज्यादा म्यूजिक बिकता, ना ही उनके पास पैसा और बड़ी पहचान थी, और ना ही उनके पास कोई करने को परमानेंट काम था। जिसके चलते अक्सर उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती कि अगर तुम्हारा यही हाल रहा, तुम हमेशा गरीब रहे, तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहने वाली। जैसा आजकल की लड़कियां करती हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो शीरस बेचारा छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाकर पियानो बजाने लगा, लेकिन कुछ काम ना आया। ना ही वो अच्छा म्यूजिशियन बन सका और ना ही ज़्यादा पैसा कमा सका। उसकी हालत बिल्कुल नहीं बदली। तो एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे किया वादा पूरा कर दिया, यानी कि उसे लात मारकर चली गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा आजकल की लड़कियां करती हैं। गर्लफ्रेंड के जाते ही शीरस मानो अंदर से मजनू की तरह टूट गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया छीन गई है उससे। शीरस बेचारा अंदर से इतना टूट चुका था कि वो अपने दर्द को अपने अंदर समा ना सका, और एक दिन उसने अपने दिल का सारा दर्द अपने एक गाने में डाल दिया। उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर एक गाना बनाया, लेकिन ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये शीरस की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आगे जाकर ये गाना हज़ारों लोगों की जान लेने वाला था। यस, द सॉन्ग वाज ग्लूमी संडे। वेल, इस गाना बनाने के थोड़े टाइम बाद शीरस इस दुनिया से चल बसे। कहा जाता है कि उनकी मौत का रीज़न भी यही गाना था, जिसे वो रिपीट पर सुनते सुनते इतने पगला गए कि उन्होंने विंडो से कूदकर अपनी जान ले ली। लेकिन ये तो अभी पहला केस है। वीडियो में बने रहिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ टाइम बाद इस गाने को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया, जिसके कुछ ही टाइम बाद इसने अपना असर लोगों पर दिखाना शुरू कर दिया। अब इसकी लपेट में लोग आना शुरू हो चुके थे। धीरे धीरे अब ये गाना लोगों के दिमाग पर गहरा असर डालने लगा, इतना कि लोग इसे सुन अपनी जान लेने लगे थे। कभी कोई लेडी इसे रिपीट पर सुनते सुनते अपनी जान ले लेती, तो कभी कोई डिलीवरी बॉय इसे सुन दरिया में छलांग लगा देता। आहिस्ता आहिस्ता इस गाने ने इतना खौफ फैलाया कि इसे हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग कहा जाने लगा। मामला अभी इस हद तक बढ़ चुका था कि BBC जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भी इस गाने को बैन करना पड़ा, क्योंकि अभी तक इस गाने की लपेट में 1500 से भी ज़्यादा लोग आ चुके थे और गवर्नमेंट अब और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। इस सॉन्ग के रिलेटेड मैं कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। लंदन में जब एक पुलिस ऑफिसर ने एक डेड बॉडी रिकवर की, तो बॉडी के पास ये गाना लूप पर चल रहा था। कहा जाता है कि इस गाने को सुनते सुनते उस लेडी ने अपनी नींद की गोलियों की इतनी ज़्यादा ओवरडोज ले ली कि वहीं पर उसकी मौत हो गई। जोसेफ केलर, एक शू मेकर, ने अचानक बिना किसी वजह से अपनी जान ले ली, और पुलिस ने जब क्राइम सीन चेक किया तो केलर की लाश के पास ग्लूमी संडे के लिरिक्स मिले। रूम में एक लड़के ने इस गाने को सुन दरिया में छलांग लगा दी। इस गाने के खौफ में आप इतना समझ लीजिए कि रेजो शीरस ने जिसके लिए ये गाना लिखा था, जिसकी याद में ये लिखा था, यानी कि उसकी प्यारी चहेती, उसकी गर्लफ्रेंड, उसने भी जब इस गाने को सुना, जी हाँ, वो भी नहीं बच पाई। ये केसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन इस सॉन्ग को बैन करने के बाद गवर्नमेंट ने में कुछ बड़ा डिफरेंस देखा। आज के टाइम भी आप इस गाने को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगी, लेकिन वैसे ही अवेलेबल है, आप इसे सुन सकते हैं। तो रुको, गाना सुनने मत चले जाना। तो अभी तक जो मैंने आपको वीडियो में बताया वो उन लोगों के लिए था जो कंस्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन रखते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो तो वीडियो आपके लिए यहीं तक थी। आप वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ आगे आने वाले हैं उनको आज मैं सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने वाला हूँ। तो अभी तक जो मैंने आपको रिसेंट स्टोरी बताई, कुछ यूट्यूबर्स आपको ऐसे ही मसाला लगाकर कहानियों को रिप्रेजेंट करते होंगे और बिना रिसर्च में टाइम वेस्ट किए आपको उल्लू बनाते होंगे।
लेकिन मैं आपके साथ वैसा बिल्कुल नहीं करने वाला, बिकॉज आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ और सिक्के की दूसरी साइड दिखाने वाला हूँ। तो रेडी हो जाओ अब रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए और इस गाने की असल कहानी जानने के लिए कि कैसे एक नॉर्मल से गाने को लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट किया। तो स्टार्ट करें। लेकिन मुझे सबसे जो वियर्ड बात लगी वो ये थी कि पहले इस लड़की ने उसे छोड़ा क्योंकि वो गरीब और बेरोज़गार था और अच्छा म्यूज़िक नहीं बना पाता था। उसी वजह से शिरेश डिप्रेशन में चला गया और उसी डिप्रेशन में आकर उसने एक गाना बनाया और उस गाने की वजह से मशहूर हो गया और उसी गाने को सुन वो भी मर गया और उसकी गर्लफ्रेंड भी मर गई, यानी कि जिसके लिए उसने ये गाना लिखा था। मतलब चल क्या रहा है यार यहाँ पे, ना तुम उसे छोड़ती ना वो गाना लिखता, मतलब कुछ भी चल रहा है यार यहाँ पे। खैर जोक्स अपार्ट, तो अभी तक आपको सोशल मीडिया और यूट्यूब पर यही बताया होगा कि इस गाने को लिखने वाले का नाम था रिजो शीरस, लेकिन ये गाना असल में उसका था ही नहीं। तो इस गाने को बनाने वाले दो लोग थे, एक तो रिजो शीरस जिसने इस गाने को कंपोज किया और इसकी धुन बनाई, और दूसरे लैज़लो यावर जिन्होंने असल में इस गाने के लिरिक्स लिखे। और वो गर्लफ्रेंड लैज़लो यावर की थी, ना कि रिजो शीरस की। रिजो शीरस तो बेचारा पहले से ही शादीशुदा था और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इन्होंने सारा किया कराया बेचारा रिजो शीरस पे डाल दिया। रिजो शीरस तो बेचारा पहले से ही शादीशुदा था और एक शरीफ इंसान था, लेकिन क्रिएटर्स ने उस बेचारे को भी नहीं छोड़ा। लेकिन खैर गर्लफ्रेंड जिसकी भी हो, उसने उस गाने को सुन अपनी जान तो ली ना। खैर ये भी पूरा सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है और मैं तो इसे बिल्कुल सिरे से ठुकराता हूँ। देखिए असल में आज तक ना ही उसकी गर्लफ्रेंड का किसी आर्टिकल या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पर उसका नाम आया, और ना ही आज तक वो किसी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, और ना ही उसकी कोई पुलिस रिपोर्ट अभी तक किसी पुलिस स्टेशन में है। खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और उस लड़की का नाम किसी को नहीं पता, आज तक उसका नाम सामने नहीं आया। चलो खैर नाम से भी हमें क्या ही लेना देना, वो बेचारी मर तो गई ना। तो यार ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ये खबर बिल्कुल खुद से बनाई गई थी और बिल्कुल झूठी थी। इस झूठी खबर को फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लैज़लो यावर था, जिसने इस गाने के लिरिक्स लिखे थे। लैज़लो यावर पोइट के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी थे, तो उनके पास एक अच्छा मौका था अपने गाने को पूरी दुनिया के सामने फैलाने के लिए और कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने के लिए। तो उन्हें अच्छे से पता था कि किस खबर को कैसे मसाला लगाकर लोगों तक पहुंचाना है, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपने गाने को वायरल और अपना नाम रोशन करने के लिए उसने खुद इस गाने की खबर को लीक किया। डोंट वरी, सभी ऑथेंटिक और रिलायबल लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिन आर्टिकल्स को पढ़ आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। मुझ पर यकीन करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इस खबर पे। ऐसा कहा जाता है कि इस गाने को सुनने के बाद लगभग 15,000 लोगों ने अपनी जान ले ली थी। भाई इस गाने को सुनने के बाद एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों ने अपनी जान ले ली। लेकिन यार मुझे पहली तो ये समझ नहीं आती कि इन लोगों के पास इतनी अकल आती कहाँ से है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको बहुत सी जगह पर सुनने को मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असल में इस गाने के लिरिक्स डेथ और अपनी जान लेने के बारे में थे, और रही बात लोगों की मौत की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अपनी जान लेने वाले कुछ 17 से 19 लोग थे और उनका भी एक अलग मोटिव था जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये टाइम था 1933 का, जब हंगरी वर्ल्ड वॉर 1 बहुत बुरी तरह से हारा था और हंगरी अपनी 72% टेरिटरी खो चुका था, जिस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। लोगों के पास ना ही तो खाने को खाना था और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े, तो लोग वैसे भी मरने का बहाना ढूंढ रहे थे। तो इतने डिप्रेशन में जब भी कोई बंदा कोई ऐसा गाना सुनता जिसमें खुद को मारने के लिरिक्स होते और खुद की जान लेने के बारे में बातें होती, तो वो बंदा अपनी जान ले लेता। लेकिन ये केसेस सिर्फ 17 से 19 लोगों के थे, और वैसे भी देखा जाए तो हंगरी में हर साल इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से 150 से ज़्यादा लोग वैसे भी अपनी जान ले लेते हैं। तो देखा जाए तो ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो एक तो हंगरी में वैसे भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, और दूसरा 1933 में उसी टाइम पर अडोल्फ हिटलर जर्मनी का न्यू चांसलर बना था। तो लोगों का मानना था कि हिटलर यानी कि खून खराबा और मौतें, तो लोग इकोनॉमिक क्राइसिस और हिटलर दोनों की वजह से बहुत डिप्रेशन में रहते थे और उसी वजह से वो एक दरिया में डूबकर अपनी जान ले लेते थे। लेकिन मीडिया ने इस खबर को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया ने बताया कि जब भी हम दरिया में से डेड बॉडीज निकालते थे तो उनके हाथों में लिरिक्स होते थे। अब कौन ही पागल इस बात पे यकीन करेगा कि कैसे पॉसिबल है कि एक दरिया में कागज़ का टुकड़ा बह ना जाए और वो आपके हाथ में वैसा ही ठीक ठाक सही सलामत रहे। तो ये तो हो गई वो सो कॉल्ड कंस्पिरेसी थ्योरीज जिन पर से मैंने पर्दा उठाया। लेकिन अभी भी एक सवाल है जो शायद आपको भी तंग करे कि जब ये गाना ठीक था तो BBC जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस गाने को बैन क्यों किया। तो इसका आंसर भी सिंपल है। तो BBC ने इस गाने को 1941 में बैन किया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी।
और इस गाने को बैन करने का मोटिव यही था कि हमारे सोल्जर्स और उनकी फैमिली इस गाने को सुन डिप्रेस ना हो, क्योंकि इस गाने के लिरिक्स ही कुछ ऐसे थे, डेथ, डिस्टर्बिंग और अपनी जान लेने के रिलेटेड। तो इसी के चलते बीबीसी ने इसे 1941 में बैन कर दिया, और वो भी उन्होंने जस्ट रेडियोस पर बैन किया था, कोई इतना बड़ा बैन नहीं लगाया था। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, 2002 में इस गाने को फिर से दोबारा अनबैन कर दिया गया। और इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज में इसे बैन करने के अलग अलग रीजंस थे, जिसे आप स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यार ये थी ग्लूमी संडे की रियल कहानी, जो शायद ही आपको किसी और यूट्यूबर ने बताई हो। तो अभी आप यूट्यूब पर जाएं, इस गाने को सुनें, और अगर आपके साथ अगले 3-4 दिनों तक कुछ नहीं होता तो भाई के चैनल पर वापस आइएगा और ये ज़रूर लिखिएगा